में क्वेश्चंस कैसे आता है, कैसे आप अप्रोच करेंगे। देखिए, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है जिसपे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, उस पर 1 मिनट लगना चाहिए। और बाकी जितने सवाल 30 सवाल आते हैं सिंपल में, वो रिफ्लेक्स में ये रखा है आंसर, ये आंसर है, तब तो आप नीट क्वालिफाई बहुत सही कर लेंगे। पता चला आप केमिस्ट्री में ही लगा दिया 1 घंटा पढ़ते पढ़ते, 1 घंटा 2 घंटा बायोलॉजी में लगा दिया, तो फिर तो पहुँच ही नहीं पाते हो। एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो। तो डायपोल मोमेंट में मैंने आपको तरीका पढ़ाया कि डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और उसी में एक लाइन जोड़ा कि ये जो है ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड शेप। तो ज्योमेट्री क्या होता है, शेप क्या होता है, एक्सप्लेन किया। ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। जैसे आपको मैंने बैठे हुए हो तो ये अरेंजमेंट है, लेकिन पता चला कि मैं यहाँ से हटके गया तो सब एक जगह पे बैठे हुए हैं, जो है नकल मार रहे हैं या गप कर रहे हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट बेकार हो गया। तो जो एक्चुअल शेप बन के आता है वो रिपल्सन इंटरेक्शन से आता है। कहीं भी 2 बातें एक साथ होती है, उसमें रिपल्सन भी होगी और अट्रैक्शंस भी होगी, लेकिन उसमें रिजल्टेंट कौन है। अगर रिपल्सन्स ज़्यादा है तो रिपल्सन्स आएगा, अट्रैक्शंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शंस की चीज़ मिल के आएगी। तो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें दोनों वर्ड होता है। इसीलिए इस थ्योरी को मैं पढ़ाऊंगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। तो इसमें जो है उसी से आपको कोई भी एक्चुअल शेप बन के आता है। क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग set, which of the following set of molecules will have zero dipole moment, will have zero dipole moment, will have zero dipole moment। ऑप्शन लिखो। पहले ऑप्शन में देखो हुआ क्या था, जैसे इस बार पेपर आया ऐसे सवाल था, लिखा था बोरान ट्राईफ्लोराइड्स। तो होता क्या है ना, पूरा थ्योरी में लिखा था उस साल भी बोरान ट्राई, ठीक है, फ्लोराइड। अगला था हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन्स, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब जैसे इस बार के थ्योरी वाला पार्ट थ्योरी में लिख दिया इसे, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं किया तो आप कह रहे बहुत टफ आ गया। तो जैसे इस साल आया था उस साल भी ये था। अगला ले लो, सेकंड वाले में लिखा है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड्स, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड्स, ठीक है। अगला दिया है बेरिलियम डाईफ्लोराइड्स, बेरिलियम डाईफ्लोराइड्स। अगला दिया था वाटर। अगला है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन्स, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। थर्ड ऑप्शन में लिख लो बोरान ट्राईफ्लोराइड्स, बोरान ट्राईफ्लोराइड। अगला दिया है बेरिलियम डाइक्लोराइड्स, ठीक है, बेरिलियम डाइफ्लोराइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड्स, चौथा दिया है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन्स, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन्स। अगला है अमोनिया, अमोनिया बेंजीन डाइफ्लोराइड्स, नहीं बेरिलियम, बेंजीन नहीं, बेरिलियम डाइफ्लोराइड्स। वाटर है
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन्स। अब चाहे इसको फार्मूले में दे दे, चाहे थ्योरी में दे देता। तो अब इस बार क्या किया, उठा के जितने फार्मूले सब थ्योरी में लिख दिया। तो कह रहे बहुत टफ आ गया। टफ थोड़ा होता है, टफ आपका दिमाग है। आप दिमाग को सही करोगे तो आसान रहेगा ना, टफ लगेगा। कौन सा है पहला, कौन सा है थर्ड? और बताओ फटाफट बताओ। है थर्ड वाला, तुम लोग बताओ थर्ड वाला। तो इस पे जो है मैंने आपको ट्रिक दिया था। क्या ट्रिक दिया था? अब मैं हमारी लाइन थी, क्या लाइन थी? सेंटर आइटम अटैच विथ आइडेंटिकल आइटम्स, और कहा था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सेम। एक लाइन उसमें और जोड़ा था, बट हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सब का म्यू क्या होगा? 0। तो आपको क्या सवाल था कि डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। ये आया था सवाल नीट 2020 का। तो आप जैसे आंसर देते हैं कि ये, तो इसका मतलब है कि आप सही पढ़ रहे हैं। तो देखो ये लिखा है बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो आपकी किताब में ही है, अभी पढ़ाया था उस दिन, कराया था ना बोरान, एग्जाम करा भी दिया हूँ। ये बोरान है, बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और ये 3 F से जुड़ जाएगा। तो देखो ये तो आपको लगाना ही नहीं है। क्या बोला? सेंट्रल आइटम अटैच विथ आइडेंटिकल एंड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या सेम, तो म्यू बराबर 0। अब अगर आप कहें कि सबके बॉन्ड एंगल कितना है? 120, इसका भी कितना है? 120, यह है 120। इसमें कौन सा रिपल्सन होगा? इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो लास्ट वाला क्या होगा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या जरूरत है इसको सॉल्व करने के लिए? लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी को समझाना है तो समझा दो कि देखो भैया ये किसी एंगल पे है और ये तो 2 डायपोल हैं, यानी ये मीना है और ये लीना है, तो एक डायपोल तो इधर जाएगा और एक डायपोल इधर जाएगा। अगर मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, तो रिजल्टेंट 20 से जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, μr = √μ1² प्लस μ2² 2 μ1 μ2 cos थीटा। फिर मैंने काट दिया उसको। क्यों काट दिया? क्योंकि आपको क्या करोगे, आपको तो आंसर ही चाहिए ना। तो देखो इन दोनों से इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? बीच से। तो इसका रिजल्टेंट ये बीच से हो गया, ये बीच से है। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है क्या करेगा, ये मीना है और ये लीना है, तो एक इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको अलग से उठा लो। एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये आपका ये है, और ये मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो 0 है। ठीक है, तो बोरान के ट्राइफ्लोराइड तो हो गए। अब ये बेरिलियम के डाइफ्लोराइड तुम्हारे एनसीईआरटी में है, करा गया था कल। ये है Be, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 F हैं, तो ये आपस में देख लिया। ये है मीना, ये है लीना, ये है मीना, ये लीना, तो ये एक इधर डायपोल जाएगा और एक डायपोल ये होगा। 2 डायपोल एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, म्यू बराबर क्या होगा? 0 होगी। इसके बीच में एंगल कितना है? 180। तो जाओ फार्मूले में रखो, cos 180 वैल्यू फिर वही 0 आएगी। तो आप बड़े फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं? आपको बहुत सिंपल में पढ़ना है। इस पे आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड करा गया था आपको, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो फार्मूला होता है CO2, ये भी कराया था। तो देखिए इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, ये 4 है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 6 होता है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो आप पाई बॉन्ड में तो पढ़ते नहीं हैं, पाई बॉन्ड में हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ी जाती है, पाई बॉन्ड से आप ज्योमेट्री और शेप नहीं पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से। तो पाई तो हमने इग्नोर कर दिया, तो क्या ले लिया? सिग्मा। तो ये मीना है, ये लीना है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव किधर आएगी? इसके तरफ, नेगेटिव इसके तरफ। तो एक डायपोल ये बनेगा और एक डायपोल ये बनेगा। 2 वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, म्यू बराबर क्या होता है? 0। इसका भी 0। कल 3 बेंजीन बना गया था, जिसका एक का नाम था आर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरो और पैरा। देखो रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वही लाइन एग्जाम में मिलेगी, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना होगा। ऐसा थोड़ा है कि मैंने क्वेश्चन देख के पढ़ा दिया है। ये तीनों पढ़ा कल गया हूँ, देख लो अपने उसमें एग्जाम्पल में। क्वेश्चन से पढ़ाना एक अलग चीज़ है। तो ये रहा। आप अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये इसको आप जाए घर पे डायग्राम बनाएं कि अगर बेंजीन पे यहाँ क्लोरीन लगा है और अगर यहाँ क्लोरीन लगा है तो ये पैरा पोजीशन होता है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो बेंजीन्स।
अगर इसको हटा देंगे तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन्स, और अगर यहाँ पे Cl लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरोबेंजीन्स। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। आप याद करिए, मैं ट्रिक दिया था, फोन लगाओ, तो फोन में क्या है, FON। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपका क्लोरीन आगे है, कार्बन पीछे है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, एक डायपोल ऊपर, तो ये वाले का डायपोल ऊपर और ये वाला डायपोल कहाँ होगा, नीचे। तो दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, म्यू बराबर क्या होगा, 0। और अगर आप देखा जाए पूरी लाइन खींच के ऐसे एंगल देखोगे तो एंगल कितना आएगा, 180। क्लियर हो गया, यही आंसर है। इसमें जो बताए हैं गलत हो गया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड तुम्हारे उसमें दिया किताब में, पहला यही दिया HF, तो HF में डायपोल कहाँ 0 होगा यार, एक मीना एक लीना, ये मीना हो गया, ये लीना हो गया, तो डायपोल किधर जाएगी, इधर। तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो इसी को डायपोल कहते हैं। तो HF में तो डायपोल है, क्या ढूंढना है, डायपोल ना हो। तो डायपोल को क्या बोलोगे, म्यू बराबर क्या हो, 0। तो जिसका म्यू 0 होता है वो नॉन पोलर होगा, यानी उसको नॉन पोलर वर्ड भी यूज करेंगे। तो ये जो थर्ड वाला है क्या कहेंगे, डायपोल मोमेंट 0 या फिर नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। क्योंकि कोवैलेंट मॉलिक्यूल में दो चीज़ पढ़ी जाती है, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। तो ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल का नॉन पोलर है जिसका म्यू बराबर 0 है। नोट कर लीजिए। अगला सवाल, कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी को 20 बार पढ़ना है बस। अब आप कैसे पढ़ेंगे आप जानिए। एनसीईआरटी अगर 20 बार पढ़ते हैं तो फिर आप मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ेंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अगर 20 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर यहाँ पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज नहीं पढ़ेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पढ़ना है कि मेडिकल कॉलेज पढ़ना है। एक क्वेश्चन मैं दिया था, इसके 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है बेकार में दे दिया था, इसको डिस्कस करूँगा, तो मैं फिर डिस्कस करता हूँ उसी सवाल को। क्वेश्चन लिखो, पीछे आपको पढ़ाया था क्वेश्चंस को, उसी क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करता हूँ। नीट 2021 में आया था, लिख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। आप लोगों को जो है एनसीईआरटी से ही बनी हुई जो है क्वेश्चंस, मतलब सिर्फ इसमें आपने यहाँ सिर्फ जितनी गाइड मार्केट मिलती हैं, सिर्फ 2 लोगों की गाइड ऐसी है, वो सब एनसीईआरटी बनाते हैं। तो मैंने बच्चे ने डाउनलोड किया था, हमको दे दिया था, मैं अभी सबको ग्रुप में भेज दूँगा। आपको एनसीईआरटी से ही बनी हुई क्वेश्चन लगानी है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेना है। अब मार्केट में तो इसे तमाम सारी किताबें हैं, तो उसे नहीं पढ़ना है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करता है उससे पढ़ना है। हम देखो डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी आपको सवाल चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ग्रुप में सवाल भेज देता हूँ, प्लस हार्ड कॉपी भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन नोट करो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। देखो, ये 2021 का सवाल है, नीट का सवाल है, लेकिन 21 में आया था। दोनों का लैंग्वेज, यहाँ डायरेक्ट बोला 0 डायपोल मोमेंट, और यहाँ क्या बोल दिया, नॉन पोलर, मतलब वही है। तो लैंग्वेज हमेशा बदली रहेगी, ठीक है, मतलब वही है कि आपको म्यू बराबर क्या निकालना है, 0। तो ये रहा, ऑप्शन नोट कर लीजिए। पहले ऑप्शन में दिया है आपका NO2, ऑप्शन दूसरे में सेकंड में दिया है आपका POCl3, थर्ड ऑप्शन में आपका दिया है CH2O। बहुत कॉन्फिडेंस से पढ़ना है, एकदम कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, जो पढ़ो एकदम क्लियर। SbCl5, ये इसको नीचे में मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो देखो अभी जब आप हमने एक लाइन दिया, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन था जब पढ़ाया था, आप क्लियर हो गया। सेंट्रल एटम अटैच विथ आइडेंटिकल एटम्स, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल सेम बट हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई आपको डॉट ना मिले, डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो आपको करने नहीं, सवाल नहीं लगाना है। और देखो यही क्वेश्चंस आप वहाँ पे घबरा रहे थे, आप यहाँ बोल रहे हैं कि फोर्थ सही है, तो ऐसे जवाब देना है। मैं आपको सबको डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन देखो क्लियर हो गया कि आंसर फोर्थ ही है, फोर्थ ही। क्योंकि देखो आप क्या करेंगे, आपको मैंने कहा था ना कि केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो, बोला था ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है तो केमिस्ट्री याद है। अब हमने आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया, तो उसके नीचे वालों का भी वही है, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। तो आप नीचे वालों को देखिए कौन कौन नीचे रखे हुए हैं, 2-4 बार आप देखेंगे। अब नहीं देख पाते हैं तो आपको मैंने दिया था पीरियडिक टेबल्स, उसको खोल लीजिए, तुरंत देखिए कि एसबी कहाँ रखा है। जैसे आप पहली बार पढ़ने नहीं याद है तो तुरंत देखिए एसबी कहाँ रखा है, तो देखिए नाइट्रोजन फैमिली में रखा है, तो नाइट्रोजन के नीचे जितने लोग हैं सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल में जैसे कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो तुरंत अपना पीरियडिक टेबल खोले जो मैंने दिया है, उसमें देखे कि पीरियडिक टेबल में कहाँ है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सीख चुके हैं जो हम पहली बार पढ़ने नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख लेंगे। ये रहा, इसी को देखते हैं। कल मैं कराया था, क्या कराया था इसका, PCl5 कराया था ना, तो दोनों तो एक ही हैं, तो चाहे ये करा दिया हूँ तो ये, अब सर ये कराए थे तो ये कहाँ कराए थे, यहाँ तो P है यहाँ SB है, ये तो SB कराए नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तब इसका मतलब है कि फिर आप क्या करोगे, तो आपको अब दवा लेना पड़ेगा। ये रहा, ये SB, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, ये हो गया आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें एक चीज़ और है, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल पढ़ाएंगे। इसमें अगर कोई लाइन ऐसे होती है ये, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल। अब अगर लाइन अगर ऐसे होती है तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल्स। ये सब पॉइंट इक्वेटोरियल के हैं, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। तो आपको जब किताब पढ़ाएंगे अभी थोड़ा सा आगे, तो इसको बोलेंगे कि इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस या लाइन, और इसे बोलेंगे एक्सियल। मैंने अभी बता दिया, लेकिन इसका डिटेल पढ़ाएंगे आपको। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 Cl कहाँ जाएगा, 2 Cl जो है आपका एक्सिस पे होगा, एक्सियल ये हो गया। क्योंकि क्लोरीन के पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया तो इसके भी 8, इसका भी 8, पूरा हो गया। अब बाकी 3 क्लोरीन बचे, तो एक क्लोरीन जो है इससे शेयरिंग कर लेगा, और आपके 2 SB के एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इससे शेयरिंग कर लेगा। ये देखो ये शेयर कर लिया। अगर इनको बनाया जाए, जैसे मतलब शेप बनाया जाए, तो देखो क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कैसे हो गए, ट्राइगोनल। तो ये जस्ट लाइक किसका हो जाएगा, BF3, BF3। तो BF3 का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। नहीं समझ पा रहे हैं, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, अभी तो पढ़ाया था। ये देखो, यहाँ F ले लो, कंपेयर करो, देखो सवाल इस पे भी आया था, तभी मैं बता रहा हूँ इसे, ये कंपेयर करो, तो इनको जोड़ दो, तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर इससे मिलता है कि नहीं, अरे एकदम मिलता है। 3 एंगल 120 के होते हैं, सुना होगा। और अगर इसको ऊपर से जोड़ दें तो देखो ये पिरामिड, और एक नीचे से जोड़ें तो पिरामिड, तो क्या बोलेंगे, पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो अभी मैं ट्राइगोनल की बात कर रहे थे, तो इसका नाम फिर ट्राइगोनल है। तो आपसे कहा जाए कि BF3 जस्ट लाइक इक्वेटोरियल एंगल ऑफ, चाहे वो PCl5 हो चाहे SB7 हो। यह सवाल बन गया। अरे यार ये कहाँ सवाल आ गए, तो हम जानते नहीं हैं। आया था कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लिखा था इक्वेटोरियल एंगल्स, क्योंकि ये तीनों किस पे रखे हुए हैं, इक्वेटोरियल। देखो ये तीनों दिख नहीं रहे हैं, और ये दोनों कैसे हैं, एक्सिस पे, तो कहा इक्वेटोरियल एंगल इन। अब नाम ही नहीं सुने थे, कहाँ से आ गया, ये तो बहुत नया नया नाम आ गया। नया नाम कहाँ है, तो नाम यूज हो ही रहा है। और इसको अगर आप मिला दोगे, ये ऊपर और इसको मिला दिया एक नीचे, ये, तो देखो एक पिरामिड, ये पिरामिड ऐसे दिखता है, इसे पिरामिड्स। तो देखो देखो मन की आंखों से, तो ये पिरामिड और एक पिरामिड ये, और नीचे क्या है आपका ट्राइगोनल। तो आप पढ़ते हैं कि ये 120, ये 120, ये 120, यहाँ भी तो वही है, ये 120, ये 120, तो ये 120, तो दोनों सेम है कि नहीं सेम है। तो कल सवाल आ जाए कि PCl5
में इक्वेटोरियल पोजीशन जस्ट इक्वल टू BF3। तो कहेंगे ये तो हमने नया नया नाम सुना था, कहीं पर सुन में नहीं किए हैं। तो आप नया नाम नहीं सुने हैं, सेम नाम है। तो आओ देखते हैं इसको। तो ये मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हमें आपको ये डायग्राम बना के नहीं पढ़ाना, अभी तो आगे पढ़ना है ना बहुत सारी चीज़ें। तो इसको हटा दिया, तो ये आपके हट गए। तो फिर से देखते हैं इसको। तो देखो ये दोनों हैं, तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, किसकी तरह हैं? मान लो ऐसे कंपेयर कर दें, इससे कंपेयर कर दें कि ये दोनों किसके तरह हैं, इसके तरह का। सही बात है, एकदम सेम उसी तरह हैं। तो देखो ये वेक्टर है, एक डायपोल इधर तो एक डायपोल किधर, इधर। तो दोनों डायपोल क्या हो जाएंगे, जीरो। एक दूसरे कैंसिल करेंगे नहीं तो जीरो जाएंगे ये, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों जीरो हो गया। और ये तीनों किसके तरह दिख रहे हैं, ये इसके तरह, ये जो लिखा हुआ था अभी। देखो इन दोनों से क्या पास होगा, एक डायपोल ये और एक डायपोल ये। तो ये डायपोल किधर से पास होगा, बीच से। तो ये बीच से पास होगा। अगर ये डायपोल ये बीच से जाएगा तो ये भी तो मीना है, ये लीना है। तो इसका डायपोल कहाँ होगा, यहाँ से। तो दो वेक्टर एक दूसरे कैसे होंगे, इसको ऊपर उठा लिया लाल से, ये लाल वाला है, और ये कहाँ है, ये नीचे वाला है, ये नीचे। तो देखो दो वेक्टर एक दूसरे क्या हैं, ये भी जीरो। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पूरा जीरो। देखो इससे जीरो, ये दोनों से जीरो, म्यू का जीरो आ गया, और इन दोनों मिला के जीरो हो गया। तो पूरा ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। तो जब किसी का म्यू जीरो होता है तो किस में बोलते हैं इसको, नॉन पोलर। तो क्यों इतना डायग्राम बनाए, याद कर लो ना कि सेंटर आइटम एक जैसे से जुड़ा हो और इसके पास कोई क्या हो, लोन पेयर ना हो, टेंशन खत्म। इतना बनाने क्या मतलब है आपको, देखिए आंसर आगे बढ़िए। बाकी तीनों डिस्कस करते हैं। तो बाकी तीनों कैसे होंगे, पोलर। क्योंकि पोलर क्यों होंगे, उसमें लोन पेयर हो सकता है या लीना मीना हो सकता है। ये रहा, आओ चेक करते हैं। अभी यही पढ़ाने जा रहे हैं, इनको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका होगा वो कैसा होगा, रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ा दिया ना। अब जो पढ़ाएंगे उसका नाम क्या होगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री। तो ये तीनों आ जाएंगे इर्रेगुलर में, अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये रहा, इसको ले लो। तो आपको हम पढ़ाएंगे ये कहीं भी अगर CO लगा हो, ये CO, और यहाँ डंडा लगा हो, डंडा मतलब यहाँ H लगा हो, यहाँ R लगा हो, यहाँ पे CH3 लगा हो, बेंजीन लगा हो, लेकिन इसका नाम होता है कार्बोनिल ग्रुप्स। तो पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक में कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड का पहचान है CO। अब मान लो यहाँ पे HH लगा है, तो देखो लिखने का तरीका CH2O लिख दिया। अभी हम डर गए, डर नहीं जाएंगे। देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे H लगा दो, यहाँ H लगा दो, बंद हो गया। देखो 2H तो 2H, एक कार्बन यार, इसका नाम क्या है, फार्मल्डिहाइड्स। तो ये फार्मल्डिहाइड को हम लोग ऐसे ही पढ़ के आते हैं, HCOOH ना, नहीं तो सॉरी ये तो फार्मिक एसिड हो गया, HCHO, वो तो फार्मिक एसिड हो गया ना। जब फार्मल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो फार्मिक एसिड बनता है, ये फार्मल्डिहाइड हो गया। तो हम पढ़ के ये आते हैं, तो ये भी तो वही लिखा है, ये भी तो वही लिखा है। तो और देखते हैं होगा क्या, ये मीना है लीना है कि नहीं है। देखो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। तो अगर आप सिग्मा और पाई है तो ये मीना हो गया और ये लीना हो गया। तो अगर इसमें मान लो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा वाला है, तो या तो पूरा बॉन्ड हम तोड़ देते हैं। तो जब पूरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो इस पर हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, माइनस, और ये पार्शियल वोल्टेज करेंगे। पूरा टूट दिया या किसी दे तो जाओ भाग जाओ, ऐसा तो दे दिया, पूरा चला गया। और धीरे धीरे जैसा होता नहीं कि भैया उसके साथ वो जुड़ा है लेकिन धीरे धीरे उसे खराब करता है। अबे कोई तुमसे साथ जुड़ा होता है, तुमको बर्बाद करता तो एक बेक कर दे, मार दिया। तो अगर धीरे धीरे मारे तो यहाँ भी वर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट होती है तो पार्शियल निगेटिव होगा, पॉजिटिव आती है। तो मान लो धीरे धीरे शिफ्ट होइए, तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब 2H हैं, तो देखो 2H हैं, आओ चेक करो इसको भी। जब आप इलेक्ट्रॉन निगेटिव ऑर्डर पे जाएंगे, फ़ोन लगाएंगे, ये फ़ोन, तो जब इस पे आप आएंगे तो देखो कार्बन आगे है और हाइड्रोजन पीछे। तो ये मीना ये हो गया और लीना ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ये।
तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर, इलेक्ट्रॉन इधर तो डायपोल भी इधर। अब इनके बीच में क्या है, एंगल है कि नहीं है? अरे अभी पढ़ाया तो था कि अगर कोई ऐसे एंगल हो तब भी हो, या ऐसे भी तो हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इनके बीच में एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच से। तो मान लो ये दोनों मिला के इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव निगेटिव बन रही है। तो पॉजिटिव निगेटिव बनने को क्या बोलते हैं, पोल बना है। तो जिसमें पोल बनेगा उसमें म्यू जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इसमें दिख तो रहा है पोल, पोल का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सप्लाई करेगा, इसका रिजल्टेंट इसको जाएगा, फिर ये इसको दे देगा, तो पॉजिटिव निगेटिव बनी रहेगी। क्लियर हो गया? ऐसे इसमें आ जाओ, ये P है, तो फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ये रहा, नाइट्रोन है 5, तो इसका भी 5। इसमें क्या होगा, ये Cl है, ये Cl है, तो ये Cl हो गया। देखो यहाँ पे भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, तो इन सबका 8 हो गया। इसका कितना हो गया, इसका भी 8 हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब ये अगर 8 पूरा किया है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ये क्या होगा, डोनर एटम, ये क्या होगा, एक्सेटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेबे। तो ये मांग रहा है कि ला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि POCl3 में इसमें कौन लेबे है और कौन ला है, लेबे मतलब लुईस बेस, तो ये लुईस बेस है, ये कौन सा है, लुईस एसिड है। तो आप किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर भी लेबे और ला पढ़ सकते हो। कह रहे ये कहाँ से होता है, हम तो अभी खाली पढ़ के आए थे रट रट के कि Cl3 माइनस हो, OH माइनस, इस बार में OH माइनस आया था। आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लेबे और ला पढ़ सकते हैं, या पूरी मॉलिक्यूल को भी कह सकते हैं। तो हम पढ़ाए थे, हमारा ट्रिक था, क्या ट्रिक था कि अगर ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, यानी सेकंड पीरियड का ना हो, सेकंड पीरियड के नीचे वाले यानी थर्ड का हो, फोर्थ का, फिफ्थ हो, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बराबर होता है, डबल बॉन्ड के बराबर। हमारा ट्रिक है। तो यहाँ हटेगा तो कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो बना दो इसको। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन गए। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आएगा तो ऑक्सीजन के पास अब बचेगा सिर्फ 2 ही लोन पेयर। ये रहा, आओ चेक करो। अब देखो इससे क्या होगा, ये मीना है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये मीना है, तो 2 डायपोल एक दूसरे कैसे होंगे, अपोजिट। तो ये वाला क्या हो गया, 0, तो ये तो 0 हो गया। अब इसमें आओ, इसमें क्या होगा, इसमें एक सिग्मा एक पाई। इसमें देखो ये क्या है आपका, ये है आपका मीना, तो इस पे क्या आएगी, निगेटिव, ये आएगा। अब कंपेयर करो, एक डायपोल इधर और एक डायपोल इधर। ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे। क्लोरीन कहाँ है, यहाँ पे। तो ऑक्सीजन आगे है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे है। तो देखो इससे डायपोल किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। जैसे मान लो कोई किसी को 10 रुपया दे रहा है, या मान लो किसी भिखारी को 100 रुपया दे रहा है, तो तुम्हारे साथी है, 100 काहे दे रहा है, 10 रुपया दे, ऐसा भिखारी है। तो अगर वो 100 रुपया में कितना दिलवा रहा है, 10, तो कुछ गया कि नहीं गया, बाकी इसने रोक दिया। तो देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, लेकिन कुल कुछ इधर खींच रहा है। अरे एक डायपोल इसके क्या होगा, ऊपर, और एक डायपोल क्या है, नीचे। लेकिन ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अभी पढ़ाया था कि जब 2 डायपोल हो, अपोजिट में हो, एक का डंडा बड़ा और एक का डंडा छोटा, मतलब मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ की मैग्नीट्यूड क्या होगी, बड़ी, और यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, छोटी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, डायपोल होगा लेकिन कम होगा। तो ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो ये बहुत खतरनाक तीर है, ये पूरी केमिस्ट्री इसी पढ़ा देता हूँ मैं, लीना मीना मिला के। यही अगर ये नहीं पता है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहाँ रखा है, ये बहुत आगे है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाला कम खींचेगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इसने खींचा 10 और इसने खींचा मान लो 8, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 2 का, तब भी तो डायपोल रहेगा। तो ये जो है चला जाएगा। और ये वाला अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पे लोन पेयर है।
यानी तो अगला हेडिंग लिखूँ, अभी सबको करा देंगे उसी में। तो एक अगला हेडिंग है आपका, कौन सा ज्योमेट्री पढ़ाया था? रेगुलर। आप कौन सा पढ़ोगे? इर्रेगुलर। तो हेडिंग लिखिए इर्रेगुलर ज्योमेट्री। इर्रेगुलर ज्योमेट्री। आप आज देखो, आप कोई भी साल का एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, तो अभी जैसे इस साल आपको लग रहा है, जो लोग एग्जाम दे टफ लगा होगा, अभी आपको कुछ दिन के बाद बहुत आसान लगेगा, तो कहेंगे इतना आसान पेपर आया था। तो देखिए, आपको नहीं पता है तो आपको टफ लग रहा है, जब पता हो जाएगा तो आप कहेंगे इतना आसान था और हम नहीं कर पाए। तो देखो, सबको लगता है, जब चीज़ें नहीं पता है तो वो टफ लगता है, जब मालूम हो तो आसान लगने लगता है। तो हेडिंग लिखिए इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। और कुछ लोग तो भैया जो है कस्तूरी हिरन है, खुशबू अपने जिस्म से आते ही ढूंढते हैं टीचर के अंदर, खुद चाहें तो डॉक्टर बन सकते हैं। कल एक डॉक्टर साहब हमसे बोले कि मेरे गांव के 2 लोग बिना कोचिंग के सिलेक्शन हुए हैं। तो हमने कहा जाहिर सी बात है, हमने भी कई लोग को बताया है बिना कोचिंग के सिलेक्शन हो गया। कह रहे क्यों? हमने कहा भैया एनसीईआरटी पढ़ना है, चाहे करो चाहे मरो। तो वो अब एनसीईआरटी गूगल से ढूंढ के स्पेलिंग में पढ़ते तो निकल गए। तो कोई भी निकल सकता है, कोई कोचिंग थोड़ा, कोचिंग का मतलब एक कोच हो, सही डायरेक्शन दिखाए, बस पढ़ना तो आप ही को है। अब ये हम सिखा रहे हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री, अब जाए घर पे ना पढ़ो तो मेरी उनसे कौन सी गलती है? लिखो एक लाइन। तो तुम लोग टीचर के अंदर ढूंढते हो, ये कैसा है, बहुत खतरनाक आता है, BMW से आता है बहुत। अबे वो साइकिल साहब से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो ये पड़ा है कि तुम्हें रेगुलर आता है कि नहीं आता है। अब फलाना का इतना पैसा कार से आता है, मर्सिडीज से आता है, तो क्या करते हो रिले मर्सिडीज है? तुमको तो वही है ना, जहाँ पे रहना तहाँ पड़े हो, कहीं इनके यहाँ कहीं उनके यहाँ। लिखो, इसको करो, लिखिए सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाई आइडेंटिकल आइटम्स। सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाई आइडेंटिकल OR नॉन आइडेंटिकल। सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाई आइडेंटिकल। Central item is surrounded by identical or non-identical item, or non-identical item। सेंट्रल आइटम आइडेंटिकल से भी सराउंड हो सकता है, यानी जुड़ा हो सकता है, या फिर नॉन आइटम से। ठीक है, कामा लगाओ। सेंट्रल आइटम्स, ठीक है, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल आइटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सेंट्रल आइटम आइडेंटिकल से अटैच हो या नॉन आइडेंटिकल, लेकिन क्या रखता हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट सेंट्रल आइटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत जरूरी है, अंडरलाइन कर लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एंड बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर नॉट सेम। देखो, जब लोन पेयर होता है तो रिपल्सन्स होगी, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी? झुक जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगी? जो है सेम नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है 2 लोगों में, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। हमने बिना एक्सेप्शन बोल के हम ट्रिक बोल देते हैं। आप कहीं और पढ़ोगे तो बोलता लिखो एक्सेप्शन, लिखो एक्सेप्शन, सुना सुना के आपको पगला देगा, और हम उसी एक्सेप्शन को ट्रिक में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ आप क्या कहेंगे? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किसको? XCF2 और XCF4, ये दोनों लोन पेयर रखते हैं। यहाँ क्या कह दिया? एक्सेप्ट, यानी इनको छोड़ के बाकी जितने एग्जाम्पल होंगे वो सब में आएंगे, किसमें? कि जो है, तो इसके आगे भी कंटिन्यू करना था, चाहे लिख सकते हो आर नॉट सेम। ठीक है, तो इनका म्यू क्या होगा? कामा लगा के लिख लो।
मॉलिक्यूल्स, या ऐसे लिखते हैं इट्स नेचर विल बी, ऐसे लिख लो इट्स नेचर विल बी, इसका नेचर कैसा होगा, इट्स नेचर विल बी कैसा होगा, जब डाइपोल मूवमेंट है म्यू बराबर 0 नहीं होगा तो किस में रखते हो, नॉन पोलर में, तो इट्स नेचर विल बी नॉन पोलर। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, म्यू बराबर नॉट 0, इट्स नेचर विल बी नॉन पोलर और म्यू बराबर नॉट 0। क्लियर हो गया, क्योंकि आपका म्यू क्या है, म्यू बराबर नॉट 0 तो पोलर 0, ये किस में आ रहा है, इररेगुलरिटी कैसा होगा, ये सब के सब किस में आएंगे, पोलर मॉलिक्यूल में ना। अभी वाला क्या लिखा था, पहला देखो रेगुलर में क्या था, म्यू बराबर 0, तो इसका क्या होगा, तो ये होगा म्यू बराबर कैसा, नॉट 0, तो किस में होगा, सॉरी ये कैसा होगा, ये आगे लिख लूँ, ये हमसे गलत लिख गया था, अरे फिर से समझा देता हूँ यार, लिखने में गलत। देखो पहला पढ़ाया कि अगर कोई सेंटर आइटम है किससे अटैच है, आइडेंटिकल आइटम से, बॉन्ड लेंथ बॉन्डिंग के लिए क्या होगी, सेम, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर वहाँ क्या पढ़ाया था 0, तो जब किसी का म्यू 0 ही है तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर, एनपी हो गया। और म्यू बराबर अगर नहीं 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, ये पोलर होगा। कौन, अभी बता रहे हैं, ये जो है अभी ये लाइन छोड़ दो, ये आपका लाइन समझ में है कि नहीं आया, जिसका म्यू बराबर 0 नहीं होगा वो किस में रखोगे, पोलर में, और जिसका म्यू बराबर 0 किस में हो जाएगा, नॉन पोलर। ये बात क्लियर हो गया। अरे मैं इसको भी छोड़ दो, मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर, हमने लिख दिया एक्स बराबर, ये एक्सेप्शन में है, अभी आता हूँ इस पर। ये बातें क्लियर हो कि नहीं हुई, पहले यार पहले जो पॉइंट हो उसे क्लियर करो। तो ये आपके म्यू बराबर 0 है तो इसे बोलेंगे कैसा होगा, नॉन पोलर, और म्यू बराबर 0 नहीं है तो किस में आएगा, पोलर में। पूरा लिख लो चाहो तो। इतना क्लियर हो गया ना, आ रहे हैं उस पर परेशान क्यों हो रहे हो। तो जो आपके दोनों पॉइंट, तो ये इर्रेगुलर ज्योमेट्री आएगा आपका कि म्यू बराबर 0 नहीं है तो वो पोलर कहलाएगा। क्लियर। अभी इस पे आता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल में ये ऐसे करे छोड़ दो, एक दो एग्जाम्पल लिखा लूँ फिर आता हूँ। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए ये ऊपर वाले वर्ड के लिए। तो लिखिए आप एग्जाम्पल में H2O, पहला एग्जाम्पल H2O। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए आप अमोनिया। तीसरा एग्जाम्पल आप लिखिए क्लोरोफॉर्म। मैं अभी क्लोरोफॉर्म को रहने दो इसमें, यहाँ पे अभी क्लोरोफॉर्म में बताता हूँ। पहले ये दोनों लिखो और लोन पेयर को ले लो, ये ले लो। अरे आ रहा हूँ, रुक जा यार, तुम लोग अभी हम सब पे आ रहे हैं, परेशान ना हो। SF4 जो लाइन लिखी हो इसके बारे में समझा रहा हूँ, अभी मैं और समझाऊंगा उसके बारे में। SO2 इतना लिख लो, ठीक है, बाकी भी रुक जाओ। जो आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान दो। हमारा डिफिनीशन क्या है, सेंटर आइटम कैसा लगा हो, आइडेंटिकल या नॉन, दोनों वर्ड जोड़ा हूँ। यहाँ लिखा होगा सेंट्रल आइटम आइडेंटिकल हो या कैसा हो, नॉन आइडेंटिकल, दोनों वर्ड हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ किस में लगा है, आइडेंटिकल से। यहाँ किस में लगा है, आइडेंटिकल से। यहाँ कैसा लगा है, आइडेंटिकल से। यहाँ लगा आइडेंटिकल। कुछ ऐसे होंगे जो नॉन आइडेंटिकल भी होते हैं, अभी आइडेंटिकल लगे हैं। अगला लाइन पढ़ो, बट सेंटर आइटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करो भैया, चेक करो ये लोन पेयर है कि नहीं। देखो इसके पास लोन पेयर है। ये सेंट्रल आइटम किसका है, लोन पेयर रखता है। ये कैसा रखे, लोन पेयर रखे। ये सेंटर कैसा है, लोन पेयर रखे। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है कि नहीं है। तो आप तो डिफिनीशन से आंसर दे रहे हैं कि लोन पेयर है, तो ये पक्का है कि इसमें म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यानी 0 नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगी। तो ऐसे मालिक्यूल किस में रखा जाए, पोलर में। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो पोलर में होगी। तो तुम्हारे किताब में ये दिया है तो इसको ले लेता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। तो ये ले लिया आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को पता हो गया ना कि लोन पेयर के रिपल्सन से कैसा जगह, बेंड से। बता चुका हूँ ना इसको, तो दोबारा क्यों बनाएंगे उसको, फिर डायरेक्ट बनाता हूँ। ये रहा, तो ये आपका H हो गया, ये H लगा है, ये H लगा है। ये आपको समझा चुका हूँ कि लोन पेयर से बेंट हो जाता है। अरे बेंट चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे बेंट आप ऐसे बनाओ, चाहे बेंट ऐसे बनाओ, सब एक ही चीज़ें हैं। ये तुम्हारा बस नज़रिया है देखने का, कैसे देख रहे हो। ये सब एक डायग्राम है, तो ये सब एक डायग्राम है। अब इसमें होता क्या है, ये मीना है, ये लीना है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगा। इनके बीच में क्या हो, कुछ ना कुछ एंगल। दो वेक्टर या दो डायपोल एक दूसरे किसी एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हो सकता है बीच से जाए।
तो इन दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट डायपोल किधर जाएगा, ये बीच से। यानी इसका मतलब इसका म्यू आर 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यानी इन दोनों मिला के डायपोल है। तो जब डायपोल इस पे है तो इसका मतलब है कि 0 नहीं होगा। तो आपके सामने दिख रहा है रिजल्टेंट डायपोल कुछ ना कुछ है, इन दोनों के रिजल्टेंट से दिख रहा है, यानी म्यू 0 नहीं है। तो क्यों जाए डायग्राम बनाने, खाली देखो सेंटर एटम अटैच हो आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल, क्या मिलना चाहिए, लोन पेयर। इसमें भी वही कहानी, ये देख लो, ये है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ये 5 है। जब हम नाइट्रोजन को अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें कितने लोग हैं, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल्स। तो ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे क्या पैदा करेगा, रिपल्सन्स। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, पिरामिडल्स। तो ज्योमेट्री हो गई इसका, ज्योमेट्री और शेप क्लियर हो गया ना, ज्योमेट्री हो गई इसका टेट्राहेड्रल्स। बड़ा कन्फ्यूजन है, जो लोग लखनऊ में कोचिंग करेंगे वो दोनों जानते नहीं क्या होता है, ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है। तो अब यहाँ रिपल्सन पैदा होगी, किसकी वजह से, ये लोन पेयर ये बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ये बॉन्ड झुक जाएगा। और जब बॉन्ड झुक जाएगा तो ये दिखेगा ऐसे। तो आप चाहें तो अपना किताब खोल लें और किताब के अगले पन्ने पे देखिए चार्ट बना है, वो डायग्राम बना है इसका, देख ले फटाफट, खुश हो जाएंगे। डायपोल में जहाँ पढ़ाया था उसके अगले पन्ने पे जाइए, पीले कलर का चार्ट बना होगा नीचे, उसके ऊपर 2 डायग्राम होंगे, एक डायग्राम होगा NF3 और एक डायग्राम होगा NH3 का। मिल गया। तो चलो भैया NH3 एग्जाम्पल में डाल लो, NF3 भी, यही दोनों निपटा देते हैं। एक और डाल लो इसमें NF3 में, और दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। डायपोल मोमेंट मिला, हेडिंग मिला डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के पन्ना पलटेंगे तो नीचे चार्ट बना है 4 लाइन का, और चारों लाइन के ऊपर 2 डायग्राम बने हैं, एक NH3 और एक NF3। ऐसे खोपड़ी बना होगा, खोपड़ी, ऐसे N लिखा होगा तो ऐसे खोपड़ी। आप समझ में आ रहा है ना, आप ढूंढ नहीं पाते तो क्या करें। तो एक है NH3 और एक है NF3। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर बगल में इसको भी कर देता हूँ। तो देखो ना, इसमें क्या होगा, सेंट्रल आइटम है, किससे अटैच है, आइडेंटिकल, लेकिन क्या रखे हैं, लोन पेयर, तो ये भी सिम आ जाएगा। तो देखो इससे क्या होगा, इससे सवाल आया था 2000 बहुत पहले आया था, जब AIPMT कराती थी तब की सवाल थे। उसके बाद में फिर गैप हो गया, फिर इधर लगातार आया है 2-3 साल से। तो देखो ये क्या है, नाइट्रोजन कहाँ है, फोन लगाओ, तो फोन लगाओगे तो FON यानी N आ रहा है। हाइड्रोजन कहाँ है, सबसे पीछे, तो यानी इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये। तो इलेक्ट्रॉन तो ये जो हो जाएगा मीना, ये होगा लीना, ये है मीना, ये है लीना, ये। तो यानी इसका मतलब ये तीनों जो हैं डायपोल ऐसे बनेंगे। नहीं समझ पा रहे हो, अबे मान लो ऐसे हैं, ये कोई आदमी है, इसको 3 लोग 2-2 रुपया दे रहे हैं। तो देखो ये दे रहा है, ये डायपोल इधर आ रहा है, तो ये 3 लोग हुए कि नहीं हुए, तो तीनों मिला क्या हो जाएगा, कई रुपया का, 6 रुपया। तो तीनों मिला के इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अरे रुपया कहाँ जहाँ समझ रहे हो, यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डायपोल जा रहा है। तो जब 3 डायपोल किसी एंगल पे जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा। तो एक रिजल्टेंट तो ये है, और एक रिजल्टेंट ये लोन है पेयर और ये बॉन्ड है, तो इनके वजह से भी जो है आपका एक रिजल्टेंट होगा, इसके वजह से ये, इनके वजह से रिजल्टेंट है, और इन दोनों तीनों के रिजल्टेंट ये। तो 2 वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। नहीं समझ पा रहे हैं, अरे ये बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो इसके वजह से ये जो है इसमें रिजल्टेंट कुछ मिलता है, भले रिपल्सन है, कुछ डायपोल मिलता है। तो इन तीनों को जोड़ के प्लस ये जोड़ के वैल्यू बढ़ी, तो रिजल्टेंट क्या हो गई, बढ़ गई। आओ इसमें आओ, सेम डायग्राम, ये है आपका N के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम वही, ठीक है। तो ये जगह पहले तो हम बनाएंगे इसकी तरह, लेकिन झुक जाएगा इसमें, तो उसमें भी तो झुकेगा। अरे यार ये यहाँ F लगा देंगे, F लगा देंगे, तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगी, तो डायग्राम ऐसे बनेगा सेम। तो जब डायग्राम ऐसे बनेगा तो इन्हीं तरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लगेगा F, यहाँ लगेगा F, यहाँ लगेगा F, ये लग गया तीनों F। अब आओ चेक करो, देखो ये है मीना, ये है लीना। फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन, तो फ़ोन में अब क्या आ गया, ये आगे आ गया, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। तो लोन पेयर जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो डायपोल भी इधर, ये डायपोल भी इधर,
और डायपोल भी इधर, दिख रहा है। 3 लोग मिलके, मान लो कोई भिखारी है, वो कटोरा रखे है, उससे 2-2 रुपया निकाल रहे हैं, तो उस भिखारी को कंगाल कर रहे हो कि बढ़ा रहे हो? तो यहाँ से तीनों मिला के जब इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं तो क्या होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला, इन तीनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और इस बॉन्ड के वजह से कुछ रिपल्सन होगी तो इसका ये होगा। अब 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, पढ़ाया था, तो 0 होगा क्या, नहीं, घट जाएगा। तो यहाँ बढ़ा मिलेगा और यहाँ घटा मिलेगा। तो चार्ट में देख लो, वैल्यू लिखा होगा, वैल्यू देख लो, एक की वैल्यू ज़्यादा होगी और एक की वैल्यू कम होगी। तो तुमसे सवाल पूछता है कि NH3 और NF3 दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, एक जैसा है, पिरामिडल हैं, लेकिन एक का डायपोल मूवमेंट ज़्यादा, एक का कम। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि बताइए, आजकल सवाल आ रहा है कमेंटमेंट असर्शन रीजन, और इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जिसका अगर NCERT क्लियर नहीं है वो ये सवाल हिला नहीं पाता है। क्योंकि आपको एकदम सच्चाई जानना होगा। तो आपको यही रीज़न देना होगा कि यहाँ पे डायपोल का रिजल्टेंट प्लस इसका रिजल्टेंट से बढ़ जाती है। यहाँ क्या कहेंगे, इनका डायपोल जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों कॉम्बिनेशन से और इसके रिजल्टेंट से घट जाती है। तो ये लाइन नीचे लिखा होगा, मोटे मोटे में पढ़ लो, चाहे लिखा रहेगा। तो दोनों की वैल्यू है, पढ़ लेना, लिखा होगा, ऊपर से पढ़ोगे यही लिखा है। तो NH3 की वैल्यू कितना है, 4.9 10⁻⁻30। इसकी वैल्यू है 4.9 × 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। और आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कम मिलेगी, 4.9 बड़ी वैल्यू है, उसमें जाओ, वो कितना दिया है 0.8, वैल्यू कम हो गई, 10⁻⁻30 कूलाम ये मीटर। नहीं समझ में आ रहा है क्या कि दोनों एक ही स्ट्रक्चर लग रहे हैं, NH3 और NF3 एक जैसे लग रहे हैं, दोनों का शेप पिरामिडल है और उसके बाद भी डायपोल मोमेंट बराबर होना चाहिए। तो एक का ज़्यादा और एक का कम क्यों? तो आपको यही बताना होगा कि इसमें तीनों के रिजल्टेंट से वैल्यू बढ़ जाती है, इसमें क्या होता है, तीनों डायपोल के रिजल्टेंट से इसमें सबस्ट्रेट करने से वैल्यू कम हो जाती है। यही लाइन आपको जहाँ डायग्राम बना है उसको ऊपर अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ देता हूँ उसको, जब यही पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ देता हूँ। आओ इस पे आओ, थ्योरी पे आओ, पन्ना पीछे पलटिए, वापस आ जाइए पीछे। क्या लिखा है, लेट अस स्टडी इन इंटरेस्टिंग केस ऑफ अमोनिया। देखो यहाँ कोई वर्ड ही है कि क्या है, एक इंटरेस्टिंग केस है अमोनिया के लिए। सबको मिला लाइन? क्या लिखा है, लेट अस स्टडी इन द इंटरेस्टिंग केस ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया केस में एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस है। आओ देखते हैं। एंड NF3 मॉलिक्यूल, दोनों की बात है। क्या बोल रहा है, बट द मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन। एकदम बात सही है, दोनों का शेप कैसा है, पिरामिडल है। दोनों के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी दोनों के पास एक लोन पेयर है, दोनों का शेप एक जैसा है। जैसे नहीं यार, 2 बच्चे हैं एक जैसे हैं, उसके बाद में एक कमजोर है और एक तेज है, ऐसा क्यों? तो यह बात यहाँ भी है कि दोनों एक जैसे हैं, NH3 और NF3, और दोनों के पास लोन पेयर है, पिरामिडल शेप है। आगे देखो क्या है फिर, आल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। हम भी बताया कि लीना मीना लगा लो भैया, तो फ्लोरीन कहाँ होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो आपका लाइन लिखा हुआ है, मैं सब समझा दिया हूँ, खाली पढ़ रहा हूँ। नाइट्रोजन क्या होगा, द रिजल्टेंट डायपोल ऑफ अमोनिया। तो इन्होंने कहा कि डायपोल ऑफ अमोनिया का रिजल्टेंट वैल्यू 4.9 10⁻30 कूलाम मीटर। आगे है इज ग्रेटर देन NF3, कंपेयर कर दिया कि NF3 से ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कितना है 0.10 10⁻30 कूलाम मीटर। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? अब यहाँ से रीजन है, ये बता दिया कि भैया इनकी वैल्यू बड़ी है, इनकी वैल्यू कम है। अब यहाँ से रीजन है कि ऐसा क्यों, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देख लो। कह रहा है इन केस ऑफ अमोनिया the orbital dipole due to lone pair is the same direction as resultant dipole of NH3 है। क्या बोला कि अगर हम इनकी डायपोल देखें और इनका, तो इनका डायपोल रिजल्टेंट क्या है, ये, और इसका ये है, तो क्या है, दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन से। नहीं समझ पा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट से ये आया और इसका डायपोल ये है, तो क्या कहेंगे, रिजल्टेंट और इसका डायपोल किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, यानी जुड़ जाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा,
सेम डायरेक्शन में बोला है, यानी रिजल्टेंट से जो वैल्यू आई म्यू और जो उससे वैल्यू है दोनों एक ही डायरेक्शन में। आगे तो क्या कह रहा, NH बॉन्ड बोला है, यानी जो तीनों बॉन्ड से NH से बॉन्ड जो रिजल्टेंट आया है। आगे कह रहा वेयर इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, कह रहा है टू द रिजल्ट डाइपोल मोमेंट इन 3A। क्या हो गया, अगर 3H लेते हैं तो इनका डाइपोल इधर होगा और इनका डाइपोल ये होगा, तो क्या करेंगे, रिजल्टेंट से घटाएंगे, सबस्ट्रेट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो वैल्यू कम हो जाएगी। ये लिखा हुआ है अपोजिट टू रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द 3NH बॉन्ड के ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज द लोन पेयर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड मोमेंट्स विच रिजल्ट द लो डाइपोल मोमेंट NF3। देखो डायग्राम बना है, जो डायग्राम मैंने बनाया इन तीनों से डायग्राम दिखा, एक नीले कलर का दिया है, इसमें दिया है एक नीले कलर का रिजल्टेंट और एक ये दिया है, तो इसमें घट जाएगी और इसमें जुड़ जाएगी। वही लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा था, चाहे आप डायग्राम से पहचान लो चाहे आप लैंग्वेज से। तो देखो आपको कितना बढ़िया किया, ये तो किताबी भाषा इनकी थी, हमने तो पूरा अपनी एक भाषा लिख दिया, इर्रेगुलर ज्योमेट्री, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया। तो अब आपको जो है ये जो दोनों पॉइंट था, ये आपके सवाल आए हुए हैं प्रीवियस में, जो कब आया था, बहुत पहले आया था, अभी बीच में नहीं आया है। सेम लैंग्वेज था, जो लैंग्वेज ऊपर लिखा है वही आपको एक्सप्लेन करना था। ये क्वेश्चन आया है, बहुत पुराना है, 2006 में आया था, ठीक है, सेम लाइन है, तो आपको ये ढूंढना होगा, यही वर्ड है कि NH3 में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा उसमें कम, तो आपको लाइन ढूंढना था कि इन तीनों का रिजल्टेंट और ये सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसमें कैसा जाता है, तीनों के रिजल्टेंट और उसके क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ये आंसर लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, अब अगला आपका ये हो गया। अब आप आते हैं कुछ पॉइंट और भी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इतना क्लियर थोड़ो है कि मतलब हर चीज़ को, तो आओ देखते हैं। तो इसमें डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर है, तो जैसे अभी तुम किसी से पूछो कि भैया किसी के पास लोन पेयर है और आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल से जुड़ा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आपको सोच के बोलना होगा कि लोन पेयर ज़्यादातर म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है, लेकिन 2 के केस में लोन पेयर होने के बाद भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, किस में, यहाँ पे आपने पढ़ा है पोलर, और ये किस में चला जाएगा, नॉन पोलर में। तो आपने लिखा था ना म्यू बराबर क्या, 0, तो यहाँ एक्सेप्ट किया, तो वहाँ जाकर लिख लो इसको। अगला हेडिंग क्या था आपका, रेगुलर ज्योमेट्री ना, तो ये रेगुलर का एग्जाम्पल आ जाएगा। यहाँ तो एक्सेप्ट कर दिया छोड़ के, तो ये आंसर किस में चला जाएगा, रेगुलर में। तो बना देता हूँ डायग्राम, मतलब रेगुलर का डिफिनेशन नहीं होगा, ये ध्यान देना। रेगुलर में क्या है, लोन पेयर, तुम यही रहने दो, छोड़ो हटाओ यार, यही रहने दो, यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ का डिफिनेशन क्या था कि सेंटर आइटम किससे जुड़ा हो, आइडेंटिकल से, लोन पेयर ना हो। यहाँ क्या है, सेंटर आइटम आइडेंटिकल लेकिन लोन पेयर हो, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, पोलर होगी, यानी 0 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में 0 होता है। तो यहाँ के लिए एक्सेप्शन समझ लो, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन, बस इतना कर लो। और देखते हैं, तो ये है आपका एक्सी, तो एक्सी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आप जानते हैं जितने इनर्ट गैस होते हैं हीलियम को छोड़ कितना होता है, 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आओ देखते हैं, ये 2 तो बैठ गए, तो देखो एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा और एक यहाँ बैठा होगा, तो 2 कहाँ बैठे हैं, एक्सिस पे, एक्सियल पे हैं, और 3 लोन पेयर कहाँ बैठे हैं, इक्वेटोरियल पे। नहीं समझ में आया, तो इनका ज्योमेट्री क्या होगी, तो ये 3 जाएंगे किससे, ट्राइगोनल से, और 2 किससे आएंगे, बाई पिरामिडल से। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप कुछ और होगा। तो अभी तुम किसी से पूछ लिया कि XCF4 में, XCF2 में ज्योमेट्री क्या है, आज लात जूता स्टार्ट हो जाएगी, पूछ के देख लो चाहे बाहर लड़कों से, ना तुम्हें मारे तो कहना, आजमा के देख लो, अगर ना पीटे तो कहिएगा। ये आंसर तुम सही बताओगे लेकिन मार खा के आओगे, और मार खा जाओगे, जब तक तुम मेरे पास लाओगे तब तक वो माफ़ी मांग लेगा 2-4 दिन के बाद, लेकिन मारेगा ज़रूर, क्योंकि 99% लोगों को नहीं पता है कि ज्योमेट्री और शेप क्या होता है। क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए इतना साल हो गया, मैं इतना लोग को जानता हूँ। हम तो भविष्य तय कर देते हैं कि तुम कई साल बाद मेडिकल कॉलेज जाओगे, यहाँ तो मुझे पता रहता है, सबको पता रहता है।
तुम किसी को ले आओ, बस 20 मिनट बात करा दो, उनके नाम बहुत बताते हैं भविष्य कब जाएंगे। अबे तुम्हें उड़ने से थोड़ा कुछ होता है कि तो हमें बहुत आता है, हमें सब पता है कितना आता है किसी को, सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं जानता था कि सिर्फ हमारे कोचिंग से 2 लोग सेलेक्ट होंगे और कोई नहीं सेलेक्ट होगा। मैंने ये बात किसी ने बोला था, हम सार्थक वापस खाली कहे थे, और वो दोनों भी रह गए कुछ नंबर से, क्योंकि बाकी सब क्या थे, सब हवा हवाई में थे। हमको आता है, भाई जिसको आता है वो झुका रहता है, बोलता नहीं है, ये ध्यान रखना। आज मैंने अभी मुंह खोल दिया है, जब आप झुके रहोगे नहीं बोलोगे तो इसका मतलब है कि आप आते हुए चीज़ को तो लिए हैं, जो नहीं आता है वो ले रहे हैं। लेकिन जब आप मुंह पक पक खोलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आप कितने औकात में हैं। एक वर्ड है अधजल गगरी छलकत जाए, हम भी वैसे थे। हम भी जब आधा ना, तुम्हें आता है तो नहीं बोलना है, लेकिन जब हम पूछें तब बोलना है। तुम उसमें पिट पिट बोलते रहते हो, मुझे पता रहता है कितना आता है। सिर्फ नहीं आता है वही लेना है, और जो आता है वो चुप रहना है, आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन देखो हमें क्या दिखाना है, हम अल्टीमेटली, एक कहावत है कि हमारे सिर में कितना बाल, कराओ लोग जाओ तो छिल के दिखा देता हूँ, कहता गिन ले। तो यहाँ उड़ने से ना दिखाओ, यहाँ आप उड़ो तो टेस्ट में उड़ो। टेस्ट में क्या हो, सर रात में मच्छर काटा था, इसके बाद जो है बहुत गाना सुना रहा था, इसे कर नहीं पाए। इतनी बहाना, इतना दरास्ता। अबे 45 में अगर 45 सही करते हो टेस्ट में, तो इसका मतलब हमारी बात को सुन रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड जो है हम बोर्ड पे नहीं बोलेंगे। अब मैंने कहा यार ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री है, अब बताओ कहेगा कैसे हो सकता है। अब उसको तुम समझाते रहोगे तब भी नहीं मानेगा। तो हमने अरेंजमेंट किया है, बॉन्ड को भी और साथ में लोन पेयर को भी अरेंजमेंट कर दिया। आओ, अब ये लोन पेयर आपस में, लोग कोई किसी को मार रहा है, देख घूसे घूसा मारा, ये इसको मारा वो उसको मारा, भना भन, तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये दोनों आपस में पीट रहे हैं, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, तो लोन पेयर के बीच में कोई रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट क्या आया, मान लो ये ऐसे लगे हैं, ये ऐसे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आपका ये बीच से आ गया, और एक रिपल्शन नीचे भी है। तो लोन पेयर जो होता है उससे भी डायपोल होती है, अभी दिखाया हूँ डायग्राम में, नहीं दिखाया क्या NH3 NF3 में डायपोल से है कि नहीं है। तो मैं यही नहीं कन्फ्यूजन होती, डायपोल कहाँ है, लोन पेयर से भी डायपोल होती है। तो ये डायपोल कहाँ जाएगी, ऊपर, और ये डायपोल कहाँ है, नीचे। तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल, खत्म हो गया। तो ये क्लियर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, खाली यही बचा। तो XEF जो ये है और XEF ये है। अब दो वेक्टर एक दूसरे, ये मीना है ये लीना है, तो डायपोल इधर जाएगा, और इसका डायपोल क्या जाएगा, इधर जाएगा। तो दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। अब अगर आप अमोनिया ना दिखाए होते तो भी आप बवाल करते कि यहाँ से डायपोल कहाँ से आ गया। तो अभी दिखाया तो डायपोल कि ये लोन पेयर था और ये बॉन्ड था, इससे भी डायपोल मिलता है, तो इनसे भी रिजल्टेंट एक डायपोल मिलेगा, और एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो ये म्यू बराबर 0। तो लोन पेयर होने के बाद म्यू की वैल्यू क्या है, 0। तो इसको किस में रखे हैं, नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर हो गया। अगला आते हैं दूसरा डायग्राम, ये हो गया आपका XCF2। अगला डायग्राम है XCF4। हमारा ट्रिक है, मैं आगे ट्रिक पढ़ाऊंगा कि आप कैसे डायग्राम बनाएंगे, यानी कैसे कोई एक्चुअल शेप बन के आएगा। तो मैं ट्रिक दिखाऊंगा कि कोई सेंटर आइटम है, उसके पास अगर बॉन्ड है और साथ में लोन पेयर है, अगर आप गिन लीजिए 3 है या 4 है, तो अपने मर्जी से कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास लोन पेयर है और साथ में उसके पास बॉन्ड भी है और जोड़ने के बाद 5 आता है, तो उसका लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे जाएगा। तो गिनो भैया पहला ट्रिक के लिए, तो ट्रिक नंबर फर्स्ट यही लिख लो, ये पढ़ाऊंगा आपको बेस्पर थ्योरी में, लेकिन यही लिखा देता हूँ। ट्रिक नंबर फर्स्ट, डायग्राम कैसे बनाएंगे। अरे हम किताब की तरीके से पढ़ाएंगे बेस्पर थ्योरी, लेकिन मेरा ट्रिक है, क्या ढूंढिए, सेंटर के साथ देखिए बॉन्ड कितना लगाओ, कितना लोन, तो लिखिए, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जोड़ कितना आ जाए, 3 या 4, नहीं समझ पा रहे हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ लिया, बराबर कितना आ गया, 3 हो या 4 हो। तो यहाँ कितना है, गिनो, 1 2 बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, तो ज़्यादा है, तो अगर 5 हो गया। तो ये आपके ट्रिक है, 3 या 4 आ जाए। तो लोन पेयर कहाँ रखिए, जहाँ मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं भी रख दीजिए, जहाँ पे पाइए वहाँ रख दीजिए, एकदम सही आंसर आएगा।
ठीक है, चाहे जहाँ रख दीजिए एकदम आंसर आएगा। दूसरा ट्रिक्स, अगर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाए। अब देखो 4 तक तो कितना हो जाएगा 5। अरे लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जोड़ लीजिए, कितना आ जाए आपका 5। तो यहाँ फिक्स हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड, आप कहाँ रखेंगे, आर प्लेस्ड एट, किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। ये फिक्स हो गया कि इक्वेटोरियल पे ही जाएगा, आर प्लेस्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम आपको एनसीईआरटी में चार्ट बना है, जो है पिंक कलर के 2 चार्ट बने हैं, पूरा डायग्राम है, तो वो हम पूरा इसी पढ़ा देंगे आपको। तीसरा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाए 6। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड कहाँ रखेंगे, एट डायगोनल्स, डायगोनल पोजीशंस, आर प्लेस्ड एट डायगोनल पोजीशंस। आओ समझाते हैं। आओ इस पे आओ, ये कितने हैं, ये है एक्सियल, ये है एक्सियल, ये तीनों लाइन क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल्स। बताया था ये कौन सा लाइन है, एक्सियल। और ये जो लाइन होते हैं आपके डॉट डॉट वाले हैं कौन से हैं, ये भी ये तीनों कैसे इक्वेटोरियल्स। हमने क्या फिक्स कर दिया कि आप गिन लीजिए, XCF2 में आए तो X2 में अगर हमने देखा कि 2 बॉन्ड होगा तो बाकी क्या बचा होगा, लोन पेयर, क्योंकि जिनान के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 में क्या बना लिया 2 बॉन्ड, तो बाकी 3 लोन पेयर। गिनो कितना लोन पेयर हैं, यहाँ पे रखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने लोन पेयर हैं 1 2 3, तो 3 हो गया, 3 लोन पेयर। बॉन्ड कितने हैं, 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड बराबर कितना आ गया 5, तो वो 5 दिख तो रहा है, 1 2 3 4 5, तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल। तो देखो सब लोन पेयर हमने कहाँ रखा, इक्वेटोरियल पे। तुम लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि यहाँ क्यों नहीं रखे, क्योंकि अभी आप थिंकिंग ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे, किताब में बना है, लेकिन आप घर कैसा बनाना, जैसे मान लो कोई घर बनाया आपने, मतलब मेहनत किया, डॉक्टर बने, पैसा कमाया, घर बनाए, और जैसे घर बोझ करते हो, लक्ष्मी का पैर रखवाए तो घर हिल रहा है, तो घर कैसा, स्टेबल या अनस्टेबल, भाग भैया नहीं भूकंप आ रहा है, ये तो कहोगे कि पता नहीं कैसा घर बनाया यार, यानी ये पैसा तुम बेकार में कमाए थे, कहीं से लूट के लाए होगे, नहीं डॉक्टर को बंद तो गए हो लेकिन मरीज को मार मार के लिए होगी, ये तुरंत आ जाता है। तो घर कैसा बनाना चाहिए, स्टेबल या अनस्टेबल, तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए, जो शेप कैसा बनना चाहिए, ये भी तो स्टेबल। अरे सवाल आता है ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कितने सवाल बहुत सारे आते हैं। तो आपसे पूछे XCF4 XCF2 एग्जिस्ट करेगा, कहेंगे यस कर रहा है, देखो साफ साफ कर रहा है, क्योंकि हमने लोन पेयर कहाँ रख दिया, इक्वेटोरियल पे, रिपल्सन मिनिमम हो गया, घर बनेगा। अब तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्टेबल ही नहीं है। कुछ लोग तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं दूसरे के यहाँ कि फलनमा के बैग टांगे हुए है, इतना सारा गाइड लेके चलता है, उसके यहाँ 12 मॉड्यूल मिला है, आप तो 1 को नहीं दिए हो। तो यहाँ पढ़ता अपने यहाँ, देखता दूसरे की। ये कहावत बड़ी बेकार है, अपनी चीज़ हो तो अपने पे देखो, दूसरे को ना देखो, नहीं बहुत नुकसान होगा, बता रहा हूँ। पढ़ हम रहे हैं, दूसरे को देख रहे हो, तो ध्यान रखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं ये वो है ना, एक पिक्चर में आई थी ब्रह्मा की लकीर, ये पढ़ा दिया तो यही आएगा, जान लो, एकदम गारंटी यही आएगा, नहीं समझ लो, नहीं तो फिर एक किताब की तरह पढ़ते रहे ना। और अगर अजमा के देखना चाहे तो पन्ना पलट लो, उस पर 111 112 पेज खोल के देख लो, 2 पीले कलर की चार्ट बनी है, ये एनसीईआरटी बना है, पीले कलर का चार्ट बना है, यहीं के अगल बगल होगा, देख लो। ये दोनों चार्ट आपको हम सिर्फ इसी पढ़ा देंगे, 3 लाइन पे मिल गया सबको। हाँ ये दोनों चार्ट जो बने हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो जो बगल वाला है 112 वाला पेज का, ये पूरा मेरा यही 3 लाइन है। तो पहले किताब समझाएंगे फिर 3 लाइन पे ले आएंगे। अब आओ इस पे आओ, क्लियर हो गया। तो देखो अगर हम यहाँ पे रख देते लोन पेयर ना, तो ये डायग्राम में नहीं सही आता, ना आंसर सही आता। तो किताब भी डायग्राम बनाई हुई है, बाद में किताब कहती है कि यहाँ रख के देख लिया, बना के छोड़ा, लोन पेयर यहाँ रखा, तो ये डायग्राम हिल रहा है, रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये डायग्राम खराब हो जाएगा। तो खराब होने के अंग्रेजी बोलते हैं डिस्टॉर्टेड्स।
तो आगे लिखा होगा डिस्टॉर्टेड फलनवा हाइड्रल्स, डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल, डिस्टॉर्टेड जो है वर्ड लगा देगा। तो डिस्टॉर्ट मतलब क्या हो गया, लोन पेयर का इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए वो खराब हो रहा है। तो कौन सा डायग्राम बनाएं जो सही रहे, जिसमें रिपल्सन्स मिनिमम रहे। तो डायग्राम हो गया, सही हो गया। आते हैं अगला वाले पे, ये पे HCF4 पे। तो HCF4 गिनो, तो HCF4 में कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन में 4 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, तो कितना लोन पेयर बचा, 2। तो देखो ये देख लूँ, ये आपका डायग्राम हो गया। तो ये लाइन पे आ जाऊँ, 4 तो आपका चला गया बॉन्ड में, तो 2 ही तो बनेगा। अरे देखो एक जीनान है, इसके पास जो हो आप साफ साफ देख लो कि अगर ये डायग्राम बन गया, इसमें 4 लोगों ने अगर बॉन्ड बना लिया तो 2 ही लोन पेयर तो बचा। तो देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, और लोन पेयर कितना है 2। तो गिन लो भैया कितना आएगा, 4 + 2 = 6। तो लिखा है 6। अगर किसी का 6 आता है तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, डायगोनल पे। अब ये किताब इतना सारा डायग्राम बनाती है, लास्ट में बोली है ये सब डायग्राम बेकार है, डायगोनल पे रख के देख लो स्टेबल रहेगा। तो काहे इतना गुल पढ़ो, वही पढ़ो जो डायरेक्ट आंसर। तो आओ देखते हैं। तो 6 के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर, और इसके बीच में हम लोग रखते हैं XC। तो XC के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 8 में आपको दिखा दिया। इसमें से क्या कर दें, ये आपके जो है F लगा हुआ है ना, हाँ ये HCF4 है, F लगा है, तो ये F लगा है, ये F लगा है, ये F लगा है, दिख गया। अब देखो ये पूरा एक लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल समझते हो। जैसे ये रूम है, तो ये कोना इस कोने से एक डायगोनल, ये कोना इस कोने से एक डायगोनल, और एक ऊपर नीचे डायगोनल। तो कितने डायगोनल होते हैं, 3। तो देखो एक डायगोनल ये है, ये डायगोनल हो गया। अरे यार ऐसे कोई तिरछा लाइन तो डायगोनल, ये ऐसा डायगोनल, तो एक डायगोनल ये भी होता है, ये एक डायगोनल ये। तो ये लोन पेयर रखा है, तो ये लोन पेयर रखा है। तो देखो अब ये लोन पेयर को तुम चाहो तो यहाँ रखो, चाहे यहाँ रख दो, ऊपर रख दो, अच्छा लगेगा, यहाँ रख दिया। और देखते हैं ये वाला, मान लो तुमने एक घर बनाया, ऐसे लकड़ी का घर बनाया या छप्पर का घर बनाया, टीन घर बनाया। अगर टीन घर बना दे, नीचे खूटा ना लगाओ, खूटा लगा देता ना, काम देखा हो ना, 4 ठो खूटा बांध दिया, टीन रख दिया, भैंस बांध दिए। तो अगर खूटा मान लो यक्के लगाओ और तुम गलती से मान लो ऊपर से टीन पे कूद जाओ, तो अरे कोई फिल्म थी पता नहीं क्या, उसमें कोई नहाता है नीचे और पता नहीं कौन हीरो है, और वो जो है वो भड़ से गिरते हैं नीचे, देखा ऐसा करें। तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा आपको, सपोर्ट। नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो मजबूती के लिए क्या है, तो देखो अगर ये ऊपर ये धक्का दे रहे हैं, अरे रिपल्सन होगा नहीं, लोन पेयर और बॉन्ड रिपल्सन होगा, तो इधर से भी तो रिपल्सन हो जा रहा है। तो अगर कोई नीचे से ऊपर से धक्का दे और नीचे से डंडा लगाया हो, तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, मिनिमम। अरे कहावत है, जहाँ दाल ना गले वहाँ से भाग लेना चाहिए, नहीं सुने होगा। मर्द दो तरीके होते, एक भागने वाले मर्द होते हैं, एक मारे भी मर्द होते हैं, दोनों मर्द कहलाते हैं। जहाँ मौका देखो वहाँ भाग लो। मान लो गर्ल्स हॉस्टल के सामने खड़े हो, ताक झाँक कर रहे हो और नाक को दाल गले, तो भाग लो, नहीं बता रहे फिर कहाँ होगी। ये पता चला कि न्यू पैटर्न में पढ़ते थे, हजरतगंज कोतवाली में बैठे हैं, अब जा रहे हैं हम छुड़ाने वहाँ पे। तो ये रिपल्सन कैसा है, ये रिपल्सन इसके ऊपर है, तो इधर का रिपल्सन भी तो है, तो दोनों कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। अरे जितना धक्का ऊपर से उतना नीचे से खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो ये खत्म होगा तो कैसे बनेगा, ये बनेगा। अब आओ देख लो, जितना रिपल्सन ऊपर उतना नीचे बराबर हो गया। अब देखो ये F है और ये F है, ये भी F है, ये भी F है। तो देखो एक डायपोल इधर जाएगी और एक डायपोल इधर जाएगा, तो 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो म्यू बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ भी वही होगा, 2 वेक्टर है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है और म्यू बराबर क्या है, ये देखो 0 हो जाएगा इसका भी। ये वाला ये है और ये वाला ये है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, म्यू आर बराबर 0। अब सवाल है कि आपका हम म्यू 0 किए या नहीं किए, ये किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री एंड शेप। अरे ये ज्योमेट्री ना बनाए होते ना तो ये तुम 0 भी नहीं बता पाते। तो सही डिफिनीशन क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे या शेप पे। तो आपको इस डायग्राम से प्रूव कर दिया, और बाकी ये तो मेरा ट्रिक है कि आपको आसान हो जाए, बना लीजिए। तो ये आप कभी नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास लोन पेयर है उसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा,
जो आपके साथ यही प्रॉब्लम खड़ा है, HCF2 HCF4 बना लो इसको। ये भी यूज करेंगे आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी में, फिर से बताएंगे ये 3 लाइन को। तो अब आगे चलते हैं डायपोल मोमेंट में। अब सवाल है कि यहाँ तो कहानी एक और मैं बोला था, ये था, ये हो गया आपका CHCl3, मान लो इसे ले लो, अभी इसको और डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। एक ये हो जाएगा और एक आपका ये होगा CH3C। चलो पहले इसको ले लेते हैं, अभी इनको दोबारा पढ़ाएंगे, इसको ले लेता हूँ। होता क्या है, मीथेन ना होगा तो आपको पढ़ाएंगे, अगर मीथेन का फार्मूला है CH4, अगर वहाँ से आप क्लोरीनेशंस करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होती है, पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेनिक में। और वहाँ से एक हाइड्रोजन को हट जाएगा, जैसे मान लो ये रिएक्शन पढ़ोगे तो ऐसे रहेगा। ये डिपेंड करता है तीर के ऊपर, ऑर्गेनिक का रिएक्शंस पूरा डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या है। तो अगर इसके ऊपर आपने लिख दिया HNu, यहाँ लिख दिया हीट, तो ये क्लोरीन टूट के फ्री रेडिकल बनाएगा, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल। यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, इससे बोलेगा हट यहाँ से, तो इसको जब यहाँ से हट होगा तो इसको हटा के क्या लग जाएगा, अपने को, और ये बन जाएगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, या कहेंगे हैलोजिनेशंस ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये आपको बहुत डिटेल पढ़ाएंगे कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो फार्मूला क्या बनेगा आपका CH3Cl। तो आओ CH3Cl में देखते हैं डायपोल मूवमेंट्स क्या है। इसको अगर नोट कर लियो तो इसको मिटा देता हूँ। तो ये इस पे आते हैं, अरे ये सब नहीं बनाना है, ये मैं दिखा रहा था आपको, तो ये पढ़ना है। ये रिएक्शन अभी पढ़ोगे तो कहोगे तुम्हारा कौन सा टीचर ऑर्गेनिक पढ़ाने लगा अभी से। और कुछ कोचिंग वाले जो होते हैं ऑर्गेनिक ये स्टार्ट कर देते हैं, वे हमने देखा है, पढ़ाते पढ़ाते आओ तुमको सुना सिखाते हैं GOC। अबे यार इतना चूतिया बनाते हैं कि बॉन्ड तो हम सीखे नहीं। अब बताओ अगर हम तुमको डायपोल ना सिखाएं तो पूरी ऑर्गेनिक में तो डायपोल है, ये है मीना, ये है लीना, देख लो, चाहे एल्कोहल पढ़ाओ, फिनाल पढ़ाओ, आपको कार्बोनिक कंपाउंड अमीन पढ़ाओ, सब में लीना मीना। तो पहले लीना मीना सीख लो ना, तो वो तो आसान लगेगा आपको। आते ही बिना आँख बंद करके बस आँख बंद करो, लिखो, छापो इसको। कहाँ पढ़ रहे हैं, तुमको मज़ा आता है। ब्रांड ना, ब्रांड्स, आजकल ब्रांड बिकता है ना, मतलब कोई चीज़ पहने हो तो बस ब्रांड दिखे। और कैसे खरीद के लाए हो, बाप को कंगाल कर दियो, रिक्शा चलाता था वो और 100 बेच के दिया है। तो ये तो अब ब्रांड में पढ़ने लगता है कि हम तो डॉक्टर बन जाएंगे, तो उसको 7 महीना बहुत अच्छा लगता है। एक तो बैग टांगे रहेगा, दिखेगा कि दो प्रचार चल रहा है, बैग का पीछे देख रहे हैं फलाना क्या पढ़ रहा है। आप पूछो कि भैया ये पढ़े हो, ये अभी हमारे नहीं पढ़ावा गया है। फिर 1 महीना बाद ये पढ़े हो, ये भी नहीं पढ़ावा गया है। तो क्या कर रहे हो वहाँ पे बैग टांगे क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, बात खत्म। तो कब पढ़ाया गया तुम्हारे यहाँ ये रहा। तो कार्बन के पास पहले, अरे हम तो बहुत धोते हैं लोगों को, हमसे पढ़ने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ये रहा। तो देखो एक ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, अच्छा पहली बात है ना, अगर कोई ब्रांड में पढ़ता है ना तो सुनता नहीं है, उससे कही दो भैया हम बहुत खतरनाक, अरे क्या बात करते हो, बहुत खतरनाक होते तो यहाँ थोड़ा पढ़ाते, तो आप भी ऐसे ब्रांड में होते। वो डायरेक्ट जवाब दे देता ब्रांड में होते। पूरा साल पढ़ लेगा लेकिन बताएगा नहीं क्या पढ़े हैं। ये रहा। अब इसमें हाइड्रोजन की शेयरिंग हो जाएगी। एक्चुअली क्या है ना कि यार ये सबके साथ होती है यार। अभी कभी पूड़ी खाओगे, हाँ खाएंगे, किस क्या, बस वाजपेयी का खाएंगे। तो भैया क्या उसका क्या, आप वाजपेयी पूड़ी क्या अमेरिका से आई है क्या कि बिना तेल की बनी पूड़ी है। वो पूड़ी ले रहे, लाइन लगा वहीं बगल में पेशाब करते हैं, देखा होगा, खड़ा होकर पेशाब भी करे, पूड़ी बिक रही लाइन से, और टाई लगा पूड़ी खरीदते हैं। और पहली बात पूड़ी खाने नहीं चाहिए। अगर मेडिकल साइंस में पढ़ोगे तो भैया सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल काज करती है पूड़ी, सबसे ज़्यादा बीमार करती है पूड़ी। लेकिन अपने हिंदुस्तान में भैया पूड़ी काहे खाए, अरे फलानवा क्या खाएँ, गोलगप्पा काहे खाए, फलानवा क्या, नाम बताएंगे फलानवा क्या खाए हैं। इससे लग रहा है कि ये ना। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के पढ़े लिखे जाहिल हैं। जैसे मेडिकल वाले में चले जाओ, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लेकिन अभी अंधभक्ति स्टार्ट हो जाए कि भैया कोरोना भगाना है तो लाओ घंटी, टन टन बजा। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की घंटी बजा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बोल दिए हैं। तो क्या करा जाए, पढ़ो मेडिकल साइंस, कोरोना भगा रहो घंटी बजा के।
तो यहाँ यही प्रॉब्लम है ना। नहीं तो फिर यहाँ का देश तो सबसे आगे है यार। इंडिया का लोग पढ़े हो, अमेरिका में इतने ज़्यादा इंजीनियर हैं, इंडिया का डॉक्टर सबसे टॉप में रहता है अमेरिका में, और वो घंटी बजाता है इंडिया में। तो क्या कर सकते हैं आप कि आपको साइकोलॉजिकली बना दी जाती है घंटी बजाओ। कोनो बीमारी घंटे तो टेंशन ही खत्म, ले उसको लेटा दो, घंटी बजा दो, भाग जा, टेंशन खत्म। अबे कितने जाहिल लोग मुंबई में यहाँ पे घंटी बजा रहे थे, खुद डॉक्टर भी थे 2-4 लोग उसमें, बता रहे हो आप कहते कितनी मूर्ख यार, राष्ट्रपति बनेंगे लेकिन घंटी बजाएंगे। मतलब एक साइकोलॉजिकली बता रहे हैं कहाँ तो कहाँ चेंज होगा इंडिया फिर। ये रहा। अब हम तुमसे कहें रुक जाओ, परेशान ना हो, ताबीज़ बनवा रहा हूँ न्यू पैटर्न का, दे दूंगा। अब तुम खुद हो गए, ताबीज़ मिल रहा है, डॉक्टर बन जाएंगे। ये रहा। इस पे आओ। तो ये मीना है और ये लीना है। तो ये मीना है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि आप आर्डर में जाएंगे तो वही मिलेगा। तो ये देखिए क्लोरीन आ गया, कार्बन पीछे, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, तो डायपोल इधर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे तो हमने ये लाइन लिखा है नहीं यार, हमने क्या किया, सेंट्रल एटम अटैच विद आइडेंटिकल, तो 3 आइडेंटिकल होंगे। ये कैसा है, नॉन आइडेंटिकल। तो मैंने एक लाइन क्या लिखाया था कि सेंट्रल एटम अटैच विद आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। एक लाइन और बोला था, बट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ लोन पेयर होगा वही डायपोल मोमेंट, क्या मतलब वही पोलर होगा, म्यू बराबर क्या 0 नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है। ये तो एक जनरल तरीका हो गया पढ़ने के लिए, जनरल समझते हो, ज़्यादातर ऐसा होता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं 100% हो, ऐसा तो गलत है, क्योंकि ज़्यादातर लोन पेयर जहाँ मिलेगा वहाँ पे ये बातें होती हैं, लेकिन उसमें भी 2 छोड़ के। और देखो यहाँ तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल तो हैं, लेकिन लोन पेयर नहीं है, तब भी देखते हैं इन दोनों से क्या होगा। देखो ये है आपका मीना, तो एक डायपोल इधर, ये डायपोल इधर, ये डायपोल इधर, तो यानी 3 डायपोल का एक रिजल्टेंट आएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और ये खींच रहा है तो रिजल्टेंट ये हो गया। तो वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ी हुई बड़ी मिलेगी, ये बड़ी वैल्यू होगी, यानी म्यू आर बराबर 0 नहीं होगा। अरे मान लो इनकी वैल्यू मिला के आगे 0.3 और इसकी वैल्यू मिला के आपको मान लो आगे 0.5, तो जोड़ दो, 0.3 प्लस 0.5 बराबर कितना होगा, 0.8। बढ़ी कि नहीं, बढ़ गई? नहीं समझ पा रहे हैं। हमें 3 लोग इसको घूसा मार रहे हैं, तो तीनों का घूसा अलग अलग जोड़ोगे कि एक साथ? भन भन मार दिया तो तीनों रिजल्टेंट बराबर एक घूसा, यानी हमारा मुंह सूझ गया। अब समझ के नहीं आया? तो अब तो आ गया होगा। तो तीनों का रिजल्टेंट देखना, अलग अलग ना देखना, नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। तो तीनों बराबर ये और ये बराबर ये, तो जोड़ लो बराबर ये, तो यानी वैल्यू मिलेगी। तो ये आपका ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तब भी यहाँ डायपोल मोमेंट आपका 0 नहीं है, यानी नॉट 0, इसका मतलब पोलर है। यह है पोलर। क्लियर? तो ऑर्गेनिक किताब में एक सवाल था, चलो आगे चलते हैं, 1-2 सवाल लगवाता हूँ फिर ऑर्गेनिक पे आता हूँ। मैंने डायपोल मोमेंट मैं आपको पूरा यही पढ़ाऊँगा, यानी आपको बार बार में नहीं। खाना खिलाओ तो क्या कहते हैं, एक बैग खिला दो बढ़िया से, नहीं 1 रोटी खिला दिया, अब यह 3 रोटी आपको शाम को देंगे, तो उसका पेट भी नहीं भरा और रोटी के लिए इंतजार कर रहा है। तो डायपोल की बात है तो यहीं पढ़ लो, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको हम बोलेंगे कि मैं डायपोल एक जगह पढ़ा दिया था आपको। और सही तरीका है कि आप एक चीज़ को पढ़ो तो एक ही जगह पढ़ लो। अब थोड़ा एनसीईआरटी में क्या लिखा, एक जगह देखो, एनसीईआरटी में सिर्फ 1.5 पेज में या 2 पन्ने में लिख गया, ख़त्म हो गया। लेकिन आपको हम पूरी डायपोल एक जगह पढ़ा देंगे। तो 2 सवाल कराते हैं। तो आप एक चीज़ और होता है, फैजान ने क्या बोला, कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है क्या? नहीं। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, और कोई आयनिक बॉन्ड है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसमें होगा, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। याद दिला देना हमको, जहाँ पे मैंने ये फैजान्स रूल था उसको मैं दोबारा पढ़ाना था, बताया था ना कि आयनिक बॉन्ड जब, तो अब हम चले आए डायपोल मोमेंट में, तो डायपोल खत्म हो जाएगी तो मुझे वहाँ पढ़ाना है, फिर से वो लाइन पढ़ना है पूरा। याद भूलिएगा नहीं ना, तो वो छूट जाएगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मुझे उसको बोलना था, एक्सप्लेन करना था। तो अब डायपोल पढ़ाने के बाद फिर जाता हूँ, क्योंकि वहीं का लाइन है ये। जब आप वो फैजान्स रूल पढ़ोगे, कोई भी दुनिया का यार 100% नहीं होता है,
100% कुछ भी नहीं होता है। गए सोना लेने तो भैया हमें कान का सोना लेना है, नाक का लेना है, 100% तो भाग यहाँ से 100% कहाँ होता है। अबे सेफ ही नहीं आएगा। अगर आपको जब हम सोना प्योर लेंगे तो उसमें बनेगा नहीं, तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है, कापर या जिंक, तो वो सेफ आता है। तो कोई चीज़ 100% नहीं होती है। तो यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड 100% नहीं होता है। तो फाइजान्स रूल जहाँ पढ़ा रहे हैं कहीं लिखा होगा, डायपोल मोमेंट पे आओ। अच्छा यही तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ना पलटिए। जहाँ डायग्राम लिखा अमोनिया का NH3 का, अरे ये NH3 और NF3 का डायग्राम बना है, उसके नीचे ब्लैक कलर का एक हेडिंग लिखा है, पढ़ डालो उसको। उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू फाइजान्स रूल्स, वही जहाँ बुक में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू फाइजान्स रूल मिला, वहाँ पे लिखा होगा वही ब्लैक कलर में कि कोवैलेंट, अगर कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर्स। हाँ ये डायग्राम के नीचे ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, तो लाइन पढ़ लो, आपने पढ़ के देख लो, हम पढ़ रहे हैं। लिखा होगा अकॉर्डिंग टू फाइजान्स रूल कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्ड होगा तो उसमें कुछ ना कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा, और फिर उसमें आयनिक बॉन्ड होगा तो कुछ ना कुछ पार्शियल क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर। मिल गया इसको। आओ इस पे सवाल को पढ़ते हैं। तो ये जो है क्योंकि डायपोल मोमेंट में ही पॉइंट लिखा हुआ है तो इस पे सवाल लगा लिया जाए। तो आओ देखते हैं, पढ़ कौन सा बांट रहे हैं हम, कोवैलेंट। क्या सवाल निकालेंगे इसमें, आयनिक कैरेक्टर। तो लिखिए क्वेश्चंस, तो हेडिंग लिख लीजिए, डिटर्मिनेशंस ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डिटर्मिनेशंस ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, क्वेश्चन के फॉर्म में, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, ठीक है, इज 1.0 D, 1.3 कर लो, 1.30 D, 1.03 D। डी समझते हो, डी वे, इसी में सवाल आता है, इसी फॉर्म में डी, कैपिटल डी होता है। देन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी, देन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल बी, आगे जोड़ लो एक लाइन इसी में, लिखो इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, कॉमा लगा लिख लो, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl 1.275 एंगस्ट्रॉम, 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको निकालना होगा जो है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स। तो ये एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख लो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर ऑब्जर्व म्यू अपान कैलकुलेटेड म्यू। ये क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब जो म्यू आपका दिया रहेगा, ऑब्जर्व ना समझ पाओ तो आप ये समझ लो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको ऑब्जर्व कहते हैं। अरे ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, जो म्यू दिया हो, गिवन, दिया वाला। ये कौन सा है, कैलकुलेट, आपने फार्मूला रख के निकाला है, और इनटू 100, तो ये आपका निकल के आएगा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हमारा एक म्यू तो दिया होगा, ये दिया है ना, ये तो ये किसका वैल्यू दिया है, ऊपर वाले का, यानी म्यू ऑब्जर्व बराबर दिया है, बराबर कितना दिया है 1.03 D। तो हमें दूसरा निकालना पड़ेगा, तो दूसरा निकाल लेते हैं। तो म्यू बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, Q इंटू L। तो हमें तो बहुत आसान है, L की वैल्यू दिया है, कितना दिया है ये। तो अगर हम इस ESU में निकालेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1.2
सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसको रख लेते हैं ये, तो ये आपका है 1.275 यानी आपकी लंबाई है ये। तो बराबर कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में है ना, तो जाएगा 1.275 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? आ गया भाई। क्यू की वैल्यू कितना होती है ECU में, ये कितना होता है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10। जैसे कूलाम में वैल्यू होती है वैसे चार्ज की वैल्यू होती ESU। नहीं समझ पा रहे हो? एक कूलाम बराबर 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलाम में होता है चार्ज, तो ये ESU वैल्यू होती है, तो रख लेते हैं। तो क्यू की वैल्यू कितना है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU। और लेंथ कितना दिया है 1.275 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। देखो हमको ये 10 और 8 18 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कैलकुलेटेड है। तो 4.8 इंटू 10 के पावर 1.275 इंटू 10 के पावर माइनस 10, तो ये माइनस 8 बराबर कितना हो गया माइनस 18। ये ESU इंटू सेंटीमीटर। तो इतना वैल्यू बराबर क्या होती है D। अरे 1D बराबर क्या था, भूल गया लग रहा है। 1D बराबर 10 के पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। और 1D बराबर कूलाम में क्या था 3.3 10 के पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। तो इतना हम रख दें, यहाँ D रख दें। तो देखो यूनिट आपको बराबर निकालना होगा, बराबर का मतलब जो पहले ऊपर दिया है उसी में निकालना होगा। तो इतना बराबर क्या हो गया D। तो देखो ऊपर भी आंसर D और नीचे भी D, यानी यूनिट सेम हो गया, अब निकल आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अगर बात रख दो तो कितना वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने में 6 पॉइंट समथिंग के आसपास ना, इसको कर लो। तो ये वैल्यू आएगी 6.12 D के आसपास ये। और रखो फार्मूले पे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या फार्मूला होगा, ऑब्जर्व, जो किताब में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो। अरे हमने लिख दिया गिवन, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो μOBS ऑब्जर्व, और ऐसे लिख सकते हैं म्यू कैलकुलेटेड, ये लिख दिया। तो हमने लिख दिया यहाँ 3 रुपये की जो गिवन हो, यानी गिवन हो दिया हो, तो ये दिया वाला वैल्यू है। तो कितना वैल्यू दिए वाले दिए हैं 1.03 D, ये भी D है। और ये आपने मल्टीप्लाई किया होगा 4.8 है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग कुछ आया होगा। तो ये हो गया 6.12 D। तो D कट गया इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 103। अरे ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो कितना होगा 103 डिवाइड बाई 6.12, तो 6 3 18 6 चौके 24 है, हाँ एक बार जाएगा यानी 17 के आसपास ना। तो नियर अबाउट परसेंटेज आयनिक कितना आ गया 17%। यानी अगर हम HCl लेते हैं और ये वैल्यू देते हैं तो HCl में कितना परसेंट है आयनिक 17%, लगभग है अगर पॉइंट में आएगा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, तो हटा लीजिए, तो लिख लीजिए आयनिक कैरेक्टर आगे, नीचे लिखिए कोवैलेंट कैरेक्टर्स। फिर समझाएं क्या इसको, अरे फार्मूला तो याद करोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर क्या, ऑब्जर्व वैल्यू, जो म्यू दिया होता है उसको ऑब्जर्व कहते हैं। अरे हिंदी में लिख लो गिवन यार, दिया हो। और कैलकुलेटेड माने गुणा भाग करके सॉल्व को कैलकुलेटेड कहते हैं, कैलकुलेशंस किया हूँ, निकाला हूँ, ये किया हूँ, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप लिख लो परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, तो आयनिक निकल गया तो घटा दीजिए परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 17, तो ये हो गया 3, ये कितना बचा 9 यानी 83 ना, तो 83%। एक क्वेश्चन और लिख लो, घर से लगा के आना, तो जो है लगवा दूंगा लेकिन ट्राई तुम करो। लिखो डायपोल मोमेंट ऑफ HF, डायपोल मोमेंट ऑफ HF। अब देखो तुमसे कोई कहे HCl में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कहेंगे भैया ज़्यादातर क्या है कोवैलेंट, कुछ ना कुछ आयनिक बने। अब सिर्फ आंसर हो कोवैलेंट तो कोवैलेंट लगा देना, लेकिन वहाँ लिखा हो कोवैलेंट सम टाइम क्या हो आयनिक, तो यही सही है। तो आपको यही पढ़ना है कि जो सही तरीका हो। तो लिखिए डायपोल मोमेंट ऑफ HF इज 1.2 D
डायपोल मोमेंट ऑफ HF 1.2 d, ठीक है, विथ बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, विथ बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम्स, बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक है। आगे लिखो, देन परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी, द परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। तो पहले आप निकालेंगे क्या, आयनिक, ये तो पता चले कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने लगे, ये आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला है, तो आयनिक से फिर आप घटा लेंगे, ठीक है। तो अगला आपको क्वेश्चंस कराएंगे, फिर कल आपको, नहीं कल तो संडे है ना, कल वही बच्चों को आना होगा जिनका छूटा हुआ है, क्योंकि आप पढ़ाते रहेंगे तो फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं इनका दिक्कत होगी, जैसे कुछ कल आएंगे कुछ परसों आएंगे, तो ऐसे करके जो है। और देखो मेरे पास वही बच्चा पढ़ेगा जो पेशेंस वाला है, और ये जो कस्तूरी हिरन वाले हैं ना वो सब हजरत में मिलेंगे। इसको वीडियो को रोक दो।